हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर 4 है। कल हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स की स्टडी किया था। तो हमने बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई अलग से फोर्स नहीं है। नेचर के अंदर जो अदर फोर्सेस हैं जो हमने पढ़े थे, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। और वही फोर्स जो है वो आपका mv² के इक्वल होगा। तो जैसे आपकी कोई व्हीकल है और रोड पर वो टर्न ले रही है सर्कुलर में, आर्क में, तो कौन करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड? अगर कोई व्हीकल है और रोड पर टर्न ले रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसे मुड़ने के लिए, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। और बाकी बता दिया था हमने कि जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, कहीं कहीं टेंशन फोर्स प्रोवाइड करता है, कहीं कहीं नॉर्मल फोर्स भी करता है। ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स भी प्रोवाइड करता है। वो अभी इसमें बताएंगे बाद में। रोटर जानते हैं आप? रोटर उसमें एक ड्रम होता है और ड्रम ऐसे रोटेट करता है और उसमें कोई ब्लॉक या मैन हॉरिजेंटल वॉल पे ऐसे रहता है और मैन साथ साथ रोटेट करता रहता है रोटर के। तो उसमें जो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो जो डिफरेंट फोर्स हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़े हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब आप हेडिंग डालें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो जरा समझें थ्योरी को कि क्या चीज़ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, ये एक डिस्क है और डिस्क रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक, यहाँ हमने एक सेंटर से जो है एक स्ट्रिंग को अटैच करके इसमें एक ब्लॉक अटैच कर दिया। ठीक है, ब्लॉक का नॉर्मल ये एक्ट करेगा ऐसे मेरे पेन के डायरेक्शन में, और आपने जो कॉपी पर बनाया है इसमें अंदर की तरफ mg फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ फिलहाल ये जो हमने लगाया है यहाँ पर ये स्ट्रिंग अटैच है। स्ट्रिंग नहीं भी हो सकती है कहीं पर, ये स्ट्रिंग है। ठीक, और ये वो सेंटर है, ये मास m का ब्लॉक है। नेचुरल है कि जो, और ये डिस्क है आपकी रोटेटिंग, हमने ओमेगा यहाँ पर नोट कर दिया है। ये भी हो सकता है कि किसी डिस्क में जो है वो स्ट्रिंग अटैच ना हो। आपका ये ब्लॉक है और ये सेंटर है, ये केवल ब्लॉक रखा हुआ, स्ट्रिंग अटैच नहीं है। ये भी डिस्क है। दो डायग्राम ले रहे हैं, ये सेंटर, इसका मास m है। क्योंकि हमारा ये वर्टिकल प्लेन है बोर्ड का, तो नेचुरल है कि हम वर्टिकल प्लेन पर जो है वो mg तो डाउनवर्ड होगा आपके पेपर पर जब आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है रखा हुआ, ये डिस्क के साथ साथ जो है वो रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, सर्कुलर मोशन में डिस्क रोटेट हो रही है। तो इसको अगर हम इसका अर्थ फ्रेम से देखें, फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी फ्रॉम अर्थ फ्रेम। ठीक, तो अर्थ फ्रेम से अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएं, हम नॉर्मल और mg को नहीं ले रहे हैं। ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अर्थ फ्रेम तक देखिए, बाहर से इसको सर्किल में मूव कर रहा है। इसकी स्ट्रिंग की लेंथ या रेडियस हम r माने ले रहे हैं। ओके, तो नेचुरल है कि इसमें इधर को टेंशन होगा, और आप क्या नोट करेंगे, इक्वेशन किधर एक्सीलरेटेड है, ये टूवर्ड्स सेंटर, यानी कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, तो हम अर्थ फ्रेम से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, T = mv²/r। ठीक है ना, T = mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन? टेंशन प्रोवाइड करेगा। ओके, अब जरा मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है डिस्क, इसके अंदर डिस्क के, उसके लिए ये रेस्ट में होगा। ठीक, तो हमारा ये फ्रेम तो रोटेटिंग फ्रेम है, डिस्क फ्रेम है। ठीक, तो डिस्क फ्रेम से फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम लिख दें,
रोटेटिंग फ्रेम, हम यहां पर बना रहे हैं इसको, है फिगर ए में FBD फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम। चलिए भाई ये बनाइए। अब ये हमने नॉर्मल और MG नहीं बनाए हैं, वो वर्टिकल होंगे प्लेन के, उनको हमने यहाँ पर जो है वो नहीं बनाया है। यहाँ पर भी अगर टेंशन लगेगा, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम पर इसको बैठ के देखेंगे तो इस स्ट्रिंग को अगर टच करेंगे तो इसमें टेंशन होगा, ठीक है, बाकायदा ये स्ट्रिंग टाइट लगेगी बहुत। लेकिन इस फ्रेम से अगर इसको देखेंगे तो ये रेस्ट में दिखाई पड़ेगी, इसलिए जो एक्सीलरेशन आपने यहाँ पर दिखाया है वो वहाँ नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो बॉडी जो है वो एक्सीलरेटेड नहीं है। ये डायग्राम था अर्थ फ्रेम से। तो नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि इसमें हम क्या करें, इसमें तो न्यूटन्स लॉ लग नहीं रहा, आपको टेंशन दिखाई पड़ेगा लेकिन न्यूटन्स लॉ नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप अर्थ फ्रेम से बनाते हैं FBD फ्रॉम अर्थ फ्रेम, तो मालूम क्या बनाएंगे, आपको अर्थ फ्रेम से ये एक्सीलरेटेड दिखेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक। तो जरा ध्यान देना, ये डाउन इस तरफ को आप फ्रिक्शन लेंगे और बॉडी इधर एक्सीलरेटेड है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ लैंग्वेज भी कि यहाँ एक्चुअली में जो फोर्स सेंटर की तरफ जो पार्टिकल यहाँ एक्सीलरेटेड है बॉडी, वो फोर्स एक्सीलरेशन कौन दे रहा है, टेंशन दे रहा है। यहाँ कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक। ये इक्वल T=ma है, प्रैक्टिकली ये T= क्या है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है कि इधर को बॉडी एक्सीलरेटेड है तो हमने T=ma लिख दिया, लेकिन आपने कल डेरिवेशन किया था A की वैल्यू होती है v²/r आती है, बिल्कुल वही फिनोमेना यहाँ पर है। यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स Fr=ma है। आगे बात समझ में। तो अगर हम फिगर B में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, रोटेटिंग फ्रेम से, तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि फ्रिक्शन तो है लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बात समझने गए होंगे आप, हमने न्यूटन्स लॉ में आपको स्यूडो फोर्स का आर्टिकल कराया है और सभी लोग उस आर्टिकल की स्टडी जरूर करें। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन्स लॉ जो है वो नहीं लगता है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो उसके लिए एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और किधर लगता है, जिधर बॉडी एक्सीलरेटेड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फ्रेम का है वैसे, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाएं, वो क्या होता स्यूडो फोर्स, ma, ठीक। और यहाँ जो a की वैल्यू है वो v²/r होगी, इसलिए यहाँ इक्वेशन ये बन गई T=mv²/r। और यहाँ ये बात क्लियर समझ लें कि ये इक्वेशन और उसमें दोनों में फर्क है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग है, यहाँ बॉडी एक्सीलरेटेड है और यहाँ पर बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। ये एक्चुअली में अगर सही में देखा जाए तो ये नेट फोर्स 0 है, T-ma=0, तो T=ma। अगर आप क्लियर इसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं ठीक से जिससे आपको और क्लियर हो जाए, प्रैक्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, T-ma=0, तो T=ma अब बना mv²/r। देखने में दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक इसी तरह से जो हमारा फिगर B है, उस फिगर में हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसमें फ्रिक्शन इधर दिखाएंगे मास m का और स्यूडो फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन को, तो यहाँ पर Fr=ma हम लिख दे रहे mv²/r। देखने में इक्वेशन एक जैसी हैं लेकिन दोनों में अलग हैं। तो आप यहाँ एक चीज तो समझ गए होंगे
कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। यही सेंट्रीफ्यूगल है स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें, उससे अगर हम ब्लॉक को या किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। वो स्यूडो फोर्स जो है वो वही फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बात समझ गए ना? यानी एक्चुअल में नहीं है, वो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम पर डिस्क्राइब करने के लिए उसको लगाना पड़ेगा। ये नोट है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम होगा और उसी हिसाब से जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है प्रोवाइड करेगा। अगर आप अर्थ फ्रेम से डिस्क्राइब करेंगे किसी सिस्टम को, अभी हम नोट कराएंगे इसको, जरा पहले जरा कुछ और डिस्कशन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। अब हम जो तुम्हारा ए वाला डायग्राम था उसको जरा हम फिर से बनाकर समझाते हैं। आप चाहे वहाँ उसी में बनाना चाहे, हम थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये सेंटर है और यहाँ पर ये किसी समय पर ब्लॉक है, ठीक। इसमें टेंशन लगेगा टी अंदर की तरफ, हमने स्ट्रिंग ले ली है फिलहाल, और ये डिस्क हमारी ओमेगा से रोटेट हो रही है और ये डिस्क है। अब जरा दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए इस स्ट्रिंग को इस पोजीशन में कोई कट कर दे, इसको काट दो यहाँ से, ठीक, तो मालूम क्या होगा? इस समय यहाँ पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और ये टेंजेंट के डायरेक्शन में सीधे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक पॉइंट समझें। अगर ऑब्जर्वर अर्थ फ्रेम पर खड़ा है तो वो ये कहेगा कि इसमें इनर्शिया थी, वेलोसिटी की इनर्शिया थी ना, और आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सोर्स था उसको कट कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब ये इनर्शिया की वजह से सीधे जो है वो ऐसे चला जाएगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। ये बात समझ गए होंगे बात। अब जरा देखें, अगर कोई ऑब्जर्वर इस फ्रेम पर बैठा हुआ है और वो इस ब्लॉक को देख रहा है, ठीक, तो जरा समझने की कोशिश करना। हम टी को नीचे लिख रहे हैं। जिस समय ऑब्जर्वर का हेड यानी फेस इधर होगा, आपने इसको कट किया, डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक। जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो ऑब्जर्वर का फेस इधर होगा। क्यों? जब तक ये यहां पहुंचा तब तक ये ऑब्जर्वर जो था वो घूम के यहां पर आ गया, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रही है। जब ये ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचेगा तब इसका फेस यहां को होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसको हम हटा रहे हैं। ऑब्जर्वर जब यहां होगा, ऑब्जर्वर का फेस जब इधर होगा तब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा। आप बता सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर इस रोटेटिंग फ्रेम पर बैठा हुआ है उसको इसका मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा? जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम पर बैठा है उसको इस ब्लॉक का मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और सीधे ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। उसको ये लगेगा कि स्ट्रेट लाइन ये जा रहा बाहर की तरफ को। क्यों? जब वो यहाँ पर है तो ये यहाँ आया तो इसका फेस इधर है, यहाँ आया तो इस तरफ फेस है, और इधर गया तो यहाँ पर फेस है। आप समझ गए ये बात? तो वो मालूम क्या बोलेगा कि स्यूडो फोर्स लग रहा था बैकवर्ड को, वो इस ब्लॉक को हमारे से अवे फ्रॉम खींच ले गया बाहर को। आप समझ रहे हैं ना बात? उसी बात को वो स्यूडो फोर्स से डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि कौन सा फोर्स आखिर इसे अवे फ्रॉम ले जा रहा है। आप समझ गए ना? और एक बात ध्यान रखना, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में ये बात जो है वो, जैसे कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, ठीक, अगर जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ओके, और सर्कुलर मोशन नहीं होता तो ये पार्टिकल क्या होगा? ऐसे सीधे जाएगा ना। तो ऐसे समझ लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स ने ये पार्टिकल यहाँ होना चाहिए था आफ्टर सम टाइम, लेकिन इसको सेंटर की तरफ इतना खींच लिया सेंट्रीपिटल फोर्स ने। बात समझ गए? क्योंकि वो सर्किल में उसको मूव करा रहा है। जब पार्टिकल यहाँ है तो उसने इतना इसको खींच लिया सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि बॉडी सेंटर की तरफ
एक्सीलरेटेड है। बहरहाल यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे कि एक ऑब्जर्वर अगर अर्थ फ्रेम पर है तो उसको इनर्शिया से वो इसको डिस्क्राइब करेगा, लेकिन अगर इस रोटेटिंग फ्रेम पर बैठा है तो वो उसको डिस्क्राइब स्यूडो फोर्स से करेगा। तो समझ गए होंगे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। नोट करें जरा, लिखें, देखिए ए बॉल अटैच्ड at one end of string, a ball attached at one end of string and the other end is attached to the center of rotating disk। हमने जो बात समझाई है उसी को हम नोट कराना चाह रहे हैं। क्या लिखा, ए बॉल अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग and other end is attached to the center of rotating disk। as the ball is left, string becomes tight। as the ball is left, string becomes tight। this shows that it is under tension, a person standing, हाँ कहाँ हट गए, as the ball is left, string becomes tight, कॉमा लगा लिख दें, shows that it is under tension, यानी कि स्ट्रिंग टाइट हो गई जब आपने छोड़ा रोटेटिंग फ्रेम पर, तो क्लियर है कि वो अंडर टेंशन है। shows that it is under tension। a person standing on the ground finds that ball is moving on a circular path। a person standing on the ground finds that ball is moving on a circular path while a person standing on the platform, on the disc लिख दें, circular path, while a person standing on the disc finds that ball is stationary, placed just in front of him। while a person standing on the disc finds that ball is stationary, placed just in front of him। नेक्स्ट पैरा में, फॉर ए पर्सन आउटसाइड, जो पर्सन बाहर है यानी अर्थ फ्रेम पर है, टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर ए पर्सन आउटसाइड, टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स needed for circular motion। a person outside, tension provides the centripetal force needed for circular motion। for a person inside, two forces act on the ball। for a person inside, यानी जो डिस्क के अंदर बैठा है, two forces act on the ball। number 1 tension force towards center, अपने अभी फ्री बॉडी बनाए हैं। नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। नंबर 1 है टेंशन फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी स्यूडो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। लिखिए, टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, so net force on the ball is 0।
जो ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर बैठा है उसके लिए दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। क्या लिखा? टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स ऑन द बॉल इज 0 एंड हेंस बॉल रिमेन्स स्टेशनरी, एंड हेंस बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, समझ गए होंगे बात, जो हमने बोला वही लिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पैरा में, नाउ इफ स्ट्रिंग इज कट, नाउ इफ स्ट्रिंग इज कट, the tension in the string will cease to act, the tension in the string will cease to act, खत्म हो जाएगा टेंशन जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड finds that, a person standing on the ground finds that ball is moving in a straight line tangent to the circular path. On the ground finds that ball is moving in a straight line tangent to the circular path, अभी बनाया था टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, while person standing on the disc, while person standing on the disc finds that ball always remains in front of him, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सामने बॉल रखी है, हमेशा दूर जा रही है। फाइंड क्या लिखा? while person standing on disc finds that ball always remove in front of him, moving radially away from observer, away from person लिख दो, moving radially away from person, he appears, नहीं, it appears as if, it appears as if ball is acted upon, as if ball is acted upon by a centrifugal force acting radially away from the center. It appears as if ball is acted upon by a centrifugal force acting radially away from the center. अच्छी तरह समझ गए होंगे आप सेंट्रीफ्यूगल को। अब इसकी डिफिनीशन नोट करेंगे। अगर पेपर में डिफिनीशन आती है तो टू द पॉइंट वही लिखना, डिटेल नहीं, डिटेल समझने के लिए है। नोट कराएं, लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, centrifugal force is not a real force, it is called virtual force or pseudo force. Centrifugal force is not a real force, it is called virtual force or pseudo force. In order to apply Newton's second law, in order to apply Newton's second law in non-inertial frame, in order to apply Newton's second law in non-inertial frame, a pseudo force has to be applied. Centrifugal force is not a real force, it is called virtual force or pseudo force. In order to apply Newton's second law in non-inertial frame, ये आपने उसमें स्यूडो में लिखा भी है, इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ
in non-inertial frame, a pseudo force has to be applied. A pseudo force has to be applied. आपको मालूम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो pseudo force लगाना पड़ेगा. In rotating frame, this pseudo force is called centrifugal force. In rotating frame, this pseudo force is called centrifugal force. This pseudo force is called centrifugal force. We should not understand it as the force of reaction of centripetal force. ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं है. स्ट्रिक्टली we should not understand it as the force of reaction of centripetal force, although its magnitude is same as that of centripetal force. Although its magnitude is same as that of centripetal force and direction is opposite. तो समझ गए होंगे बात अच्छी तरह से कि स्यूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल का रिएक्शन नहीं है. अब हमने एक टॉपिक आपको जो कराया था कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं, नॉन यूसीएम, इसमें हमने बताया था कि दो तरह का लीनियर एक्सीलरेशन है, एक टेंजेंशियल दूसरा रेडियल. और जब नेट एक्सीलरेशन पूछा जाएगा, एटी क्या होता है, dv/dt, तो इसका करेंगे at² प्लस ar². ar का फार्मूला क्या है, v²/r, या चलो कैपिटल लिख दो, v²/r, या क्या लिखेंगे, r⍵². बताया था ना. इस पर हम 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे. ये न्यूमेरिकल 11th में जरूर पूछे जाते हैं, आप नोट करें. फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है फार्मूला. देखिए, एक कार इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 1 डालें. इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं पेपर में आने में. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक कार इज मूविंग विद स्पीड, a car is moving with speed 30 meter per second. A car is moving with speed 30 meter per second on a circular track of radius 500 meter. तो कार की स्पीड दी है 30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दी हुई है 500 मीटर. आगे नोट करें, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है. फाइंड एक्सीलरेशन. जब भी एक्सीलरेशन पूछा जाए, अगर नॉन इनर्शियल है, वो नॉन यूसीएम है, तो उसमें हमें समझ लेना कि नेट एक्सीलरेशन निकालना है. तो आपको एटी गिवन है, आप क्या करें, ए आर और निकालना है, यानी v²/r. 30² डिवाइडेड बाई 500, 900 डिवाइडेड बाई 500. ठीक, ये दोनों कट कर दें, ये आपका आ रहा है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बन गया रेडियल एक्सीलरेशन. इसलिए नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू at² प्लस ar². at आपको गिवन है 2², ये 1.8 का होल स्क्वायर. कैलकुलेशन हमने कर रखा है. ये आपका 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 11th एग्जाम में जरूर ध्यान रखना.
और कुछ ना कुछ सोर्स ऐसा जरूर दिया होगा जिससे आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। एक तो हो गया कि जिसमें सीधे सीधे आपको डाटा दिए होंगे, आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, a particle moves in a circle of radius 20 सेंटीमीटर। ये नोट कर लिया है? हाँ, a particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Its linear speed is given by v is equal to 2t. Its linear speed is given by v is equal to 2t. Calculate radial and tangential acceleration. Calculate radial and tangential acceleration at t is equal to 3 seconds. Calculate radial and tangential acceleration at t is equal to 3 seconds. तो आपको v दिया है 2t, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा v टेंजेंशियल dv बाई dt, कितना आया 2। इसमें तो टाइम की कोई ज़रूरत है नहीं, at की में। अब क्या निकालना है आपको? रेडियल एक्सीलरेशन, उसका फार्मूला आपका v स्क्वायर बाई आर है, ठीक। तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड रखी जाती है ए आर, वी स्क्वायर बाई आर। वी जो है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस गिवन है, अभी हम देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर में जरूर कन्वर्ट करें। तो ये 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन नेट पूछें या एक्सीलरेशन पूछें तो फिर AT स्क्वायर और प्लस AR स्क्वायर लगा लें। अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। अगर वेरिएबल केस है तो dv बाई dt से डिफरेंशिएट करके तब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालें। नोट कर दिया? v इज इक्वल टू 2t है ना, t 3 सेकेंड दिया है, तो उसमें वैल्यू पुटअप करें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर, समझ गए ना, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें तो आएगा ही नहीं, डिफरेंशिएट कर दिया तो t का 1 हो जाएगा, तो टेंजेंशियल सीधे 2। नेट पूछें तो फिर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर लगाएं। वैसे भी इसमें रेडियल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल वेलोसिटी, इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, in circular motion particle velocity depends on the distance covered as v is equal to beta root s, beta constant है, beta root s। find acceleration, find एक्सीलरेशन। तो v दिया है आपको बीटा रूट s, जरा बताएं क्या किया जाए। एक्सीलरेशन पहले AT बताओ क्या करें। a होता है dv बाई dt, लेकिन यहाँ पर v dv बाई ds लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन किसका है, डिस्टेंस का है, समझ गए ना। तो इसको पहले हम विद रिस्पेक्ट टू s जो है वो डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। तो जब रूट लगा हो तो आसान पड़ेगा, v स्क्वायर कर दें, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, बीटा स्क्वायर s कर दिया हमने, ठीक। जरा देखें डिफरेंशिएशन, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताएं विद रिस्पेक्ट टू t, ना विद रिस्पेक्ट टू s बताएं, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट निकल आएगा v dv बाई ds। बोलिए विद रिस्पेक्ट टू s क्या लिखा है हम v स्क्वायर, इसको जरा समझें, क्योंकि डिफरेंशिएशन उतना वो नहीं है।
अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे लिखें, एक पावर कम करें और विद रिस्पेक्ट टू यस कर रहे हैं इसलिए dB बाई ds लिखें। अगर विद रिस्पेक्ट टू v करते तो नहीं लिखा जाता, ये चेन रूल है। ये बात समझ में आ गई आपके? पक्का? ठीक। यहाँ पर बीटा स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू यस कर रहे हैं इसलिए ये 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस, और देखिए v dB बाई ds हमको डायरेक्ट मिल गया, और यही हमारा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये बीटा स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब हम निकालेंगे रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल या नॉर्मल या सेंटीपिटल, ये होगा v स्क्वायर बाई r इसकी रेडियस, तो v स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर s अपॉन r, रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेट एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर। at स्क्वायर है आपका बीटा स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ar, बीटा स्क्वायर s अपान r का होल स्क्वायर। इसमें से बीटा आप बाहर ले सकते हैं, कॉमन लेना चाहें, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर हम बीटा पावर 4/4 लिख दे रहे हैं। जैसा ऑब्जेक्टिव दिया हो, जैसी वर्किंग करनी हो वो काम करना। कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं बीटा स्क्वायर। ठीक है ना? वहां पर ये है कि जैसे ये b था, ये वेलोसिटी फंक्शन है किसका? डिस्टेंस का। तो इसको क्या किया, स्क्वायर कर ले। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, बात समझ गए ना? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट करके भी बताते हैं आपको। तो ये क्या किया हमने कि इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। अब v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो 2v होगा। फिर समझें, अगर v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ट्वाइस v dB बाई dt होगा। अगर v स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो ट्वाइस v dB बाई ds होगा। अगर सेम फंक्शन होगा तो नहीं आएगा, चेन रूल में आता है। ठीक है, आप जिन लोगों ने मैथ देखें कैलकुलस को, जहाँ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर, 2v dB बाई ds, समझ गए? s का 1 हो गया, और हमें चाहिए ही था v dB बाई ds, तो हमने सीधे बीटा स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब अच्छा, वो 2 जो है लेफ्ट में है ना वहां पर, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है ना? एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर देखें जरा, हम दूसरी बात आपको समझा रहे जरा है। देखिए यहाँ पर अलग से ले रहे हैं। देखिए जैसे v इज इक्वल टू बीटा रूट s है, देखें जरा, नहीं तो कैलकुलस भी बात समझ में नहीं आएगी। अगर हमने इसको dv बाई dt किया, ठीक है, तो मालूम क्या करना पड़ेगा, बीटा रूट s। हमने रूट x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लर्न करने को बताया है, 1/2 रूट x, उसे आप प्रैक्टिस में लें, नहीं तो पावर लगा के फिर 1/2 लिख के करें। ठीक, तो रूट s का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट s। ठीक, और s का फिर से करें तो क्या लिखेंगे, ds बाई dt। s का फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, समझ गए ना? अब जरा देखें, ये बीटा लिखा है, ये 2 लिखा है, ये रूट s लिखा है। ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो, क्या आएगा, बीटा रूट s कैंसिल हो गया, क्या आया, बीटा स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। ये है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, जिनका कैलकुलस थोड़ा वीक है वो लेक्चर देखें मैथमेटिक्स के, जो है फिजिक्स वाले, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 4 और 5। एक और क्वेश्चन कराएंगे, ये वेरिएबल का क्वेश्चन था। ठीक, अगर कांस्टेंट है तब तो निकाल ही लोगे। जब भी ध्यान रखना नेट एक्सीलरेशन पूछा जाए तो चेक कर लेना उसमें टेंजेंशियल है या नहीं है। ठीक है ना? चलिए नोट करें नेक्स्ट वाला। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर depends on the distance covered as k is equal to as square। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, k is equal to as square। find force acting on the particle, find force acting on the particle। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस स्क्वायर अपॉन एम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ट्वाइस वी अभी लिखा था डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू ट्वाइस ए अपॉन एम को अलग करें और एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एस, टू को कैंसिल कर रहे हैं। अब हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल गया जो कि वी डी वी बाई डी एस होगा, और ये आपका आ गया ट्वाइस ए एस ओवर मास एम। अब रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन होगा वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर आपको गिवन है ट्वाइस ए एस स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर, ये मिल गया आपका रेडियल। अब नेट एक्सीलरेशन रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो ट्वाइस ए एस बाई एम का होल स्क्वायर ट्वाइस एम आर और एस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। चेक करके नोट करना। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, वो बाहर ले रहे कॉमन। क्या आ रहा है कॉमन, ट्वाइस ए ओवर एम कॉमन है और एस भी कॉमन आ रहा है, ट्वाइस ए एस ओवर एम, यहाँ वन बचेगा, यहाँ एक एस बाहर हो गया तो एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा। अब फोर्स, नेट फोर्स पूछा है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये मास कैंसिल हो जाएगा और 2as 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने जो क्वेश्चन आपको ये कराए हैं बाद में दो, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी भी कॉम्पिटिटिव वगैरह देखेंगे एग्जाम, उसमें तो मिलेंगे कहीं ना कहीं लिखे हुए ये। ठीक है ना, आप पर्पस समझ गए होंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी दी हो, चाहे आपको स्पीड डिस्टेंस जो स्पीड है उसका वेरिएबल दिया हो। वेरिएबल किसके साथ हो सकता है, वेलोसिटी का, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से फिर आप जो है उसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके नेट एक्सीलरेशन निकालें। अगर वैल्यू कांस्टेंट दी हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको दो टॉपिक आज डिस्कस किए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा हमने नेट एक्सीलरेशन निकालना सिखाया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।